नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, आज के लेक्चर हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के अंतर्गत जो ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइट कर रही है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इस फील्ड में हैं जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रिसर्च, डेवलपमेंट्स, स्टडी और डिफरेंट प्रोजेक्ट और साथ ही साथ रिपोर्ट के साथ वर्ल्ड के सामने क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को प्रस्तुत करती हैं। उन्हीं सीरीज में हम डिस्कस करेंगे आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। साथ ही साथ हम बर्टलैंड कमीशन के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुआ था और इसका मेन पर्पस क्या था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, नॉलेज स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले नाम आता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे आईपीसीसी हम शॉर्ट में जानते हैं, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। इसका मेन पर्पस क्या है? प्रोवाइडिंग द वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वर्ल्ड को रिलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग द साइंटिफिक बेसिस ऑफ द रिस्क ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन के जोखिम के वैज्ञानिक आधार को समझने के लिए प्रासंगिक वैज्ञानिक जानकारी प्रोवाइड करता है। इट्स नेचुरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट को शो करता है, यानी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, उसके जो प्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक जो इफेक्ट है, प्रभाव है, उनको शो करता है। और साथ साथ जो पॉसिबल रेस्पॉन्स हो सकते हैं इस क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, उनको उजागर करता है। इस तरीके से जो आईपीसीसी है वो क्लाइमेट चेंज के डायरेक्शन में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, साथ साथ क्लाइमेट चेंज से होने वाले प्रभावों को भी डिस्कस करता है और पॉसिबल रेस्पॉन्स भी यानी ऑप्शन भी बताता है ताकि हम क्लाइमेट चेंज से निपट सकें। आईपीसीसी की अगर कब वो स्टैब्लिश हुआ था उसकी बात करते हैं तो आईपीसीसी वाज एस्टैब्लिश इन 1988 में इसका गठन किया गया था। दो ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल थी, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसे WMO के नाम से जाना जाता है यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल थी वो थी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP। और जब इन्होंने आईपीसीसी का गठन किया उसके पश्चात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली थी, उसने इसको समर्थन भी किया था। तो इस तरीके से आईपीसीसी का गठन हुआ था 1988 में बाय WMO एंड UNEP। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। द सेक्रेटरीट जो इसका आईपीसीसी का है वो सपोर्ट करता है UMO और UNEP के जो सेक्रेटरीट है उसको सपोर्ट करता है, और इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में ही है जहां WMO का हेडक्वार्टर है। इस तरीके से आईपीसीसी का गठन दो ऑर्गेनाइजेशन ने किया, WMO और UNEP में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में स्थित है। आईपीसीसी बेसिकली डज नॉट कैरी आउट ओरिजिनल रिसर्च। आईपीसीसी अपना मूल अनुसंधान नहीं करता है और नॉर डज इट मॉनिटर क्लाइमेट चेंज, और ना ही ये जलवायु या उससे संबंधित घटनाओं की निगरानी करता है। इसका बेसिकली पर्पस क्या है? एक साइंटिफिक बॉडी है और इट रिवाइज एंड असेस द मोस्ट रिसेंट साइंटिफिक, टेक्निकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। इसका मेन पर्पस क्या है? एक वैज्ञानिक इनका है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये जलवायु परिवर्तन की समझ के लिए प्रासंगिक दुनिया में जो भी वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक, आर्थिक जो रिसर्च हो रहे हैं उनकी तुलना करता है, उनकी समीक्षा करता है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उस रिपोर्ट में क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए और क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को वो उजागर करता है। तो बेसिकली एक साइंटिफिक बॉडी है जो कि रिवाइव और असेस करता है, यानी समीक्षा और आकलन करता है कि इनका जो मोस्ट साइंटिफिक रिसर्च, टेक्निकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन जो भी वर्ल्ड में रिसर्च हो रही है, साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, टेक्निकल रिसर्च हो रही है एनवायरनमेंट फील्ड की तरफ, तो इस तरीके से उन सारी रिपोर्टों को असेस करता है, रिवाइव करता है, फिर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को शो करता है अपनी रिपोर्ट में। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है क्या आईपीसीसी एक साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है? तो आईपीसीसी इज नॉट ए ओरिजिनल रिसर्च नॉर डज इट मॉनिटर क्लाइमेट चेंज। ना ये तो साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ना ये खुद क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करती है। ये बेसिकली जो भी रिसर्च और टेक्निकल रिसर्च हो रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है बस। Thousands of scientists from all over the world contribute to the work of IPCC। मतलब हजारों साइंटिस्ट हैं जो वर्ल्ड वाइड हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं
क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज को जान रहे हैं रिसर्च के द्वारा, वो मदद करते हैं आईपीसीसी को वॉलंटरी बेसिस पे, मतलब स्वैच्छिक आधार पर वो जो है ना वो आईपीसीसी की हेल्प करते हैं, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि हमने ये फाइंडिंग किया, और उस बेसिस पर ही जो आईपीसीसी वो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। अभी तक आईपीसीसी जो है 5 असेसमेंट रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं, इसको शॉर्ट में एआर कहते हैं। और जो पहली रिपोर्ट इसने 1990 में तैयार की गई थी, उसके पश्चात 1995 में दूसरी रिपोर्ट आई है, और साथ ही साथ 2001 में तीसरी, 2007 में चौथी और 2014 में 5वीं रिपोर्ट है। इस तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आईपीसीसी ने अभी तक 5 रिपोर्ट ही पब्लिश की हैं, और लास्ट रिपोर्ट इसकी 2014 में आई थी, जो कि 5th असेसमेंट रिपोर्ट थी। और ये 5th असेसमेंट रिपोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट वाज क्रिटिकल साइंटिफिक इनपुट टू यूएनएफसीसीसी पेरिस एग्रीमेंट इन 2015, जो भी पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में। तो इस तरीके से जो ये 5th असेसमेंट रिपोर्ट है, इट वाज अ पार्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑफ यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जो भी पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसकी जो बेसिक साइंटिफिक इनपुट थी वो 5th असेसमेंट रिपोर्ट थी आईपीसीसी की। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो नेक्स्ट इसकी रिपोर्ट है, अपकमिंग रिपोर्ट जो आने वाली है, वो AR6 यानी असेसमेंट रिपोर्ट 6 जो है ना 2022 में आने वाली है। IPCC produces a report that contribute to the work of United Nations Framework Convention on Climate Change, the main international treaty on climate change। बेसिकली जो भी IPCC रिपोर्ट बनाती है वो एक साइंटिफिक इनपुट रिपोर्ट होती है। इसके लिए यूएनएफसीसी के लिए, यूएनएफसीसी को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये क्या है और कब इसका गठन हुआ था। ये बेसिकली मेन इंटरनेशनल ट्रीटी जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होती है वो गवर्न करती है, वो यूएनएफसीसी ही गवर्न करती है। तो इस तरीके से जो भी रिपोर्ट आईपीसीसी प्रिपेयर करती है, जो AR6 भी आ रही है 2022 में, वो भी एक साइंटिफिक इनपुट होगी यूएनएफसीसी के लिए टू प्रिपेयर इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द फाइटिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस तरीके से हमने आईपीसीसी के बारे में डिस्कस किया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन आता है तो आईपीसीसी के बारे में पूछने की काफ़ी संभावना है। नाउ वी विल डिस्कस अर्थ समिट। अर्थ समिट क्या था और कब हुआ था, इसके बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हुआ था, जिसको जो राओ डी जेनेरियो है, ये ब्राज़ील का एक शहर है, जिसे रियो समिट भी बोला जाता है और अर्थ समिट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बेसिकली अर्थ समिट को हम कई नामों से जान सकते हैं। पहला नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट या रियो समिट या अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। और ये 1992 में हुआ था, जून 1992 में। और ये मेजर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस था, जो कि रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ पर इसका ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इस तरीके से अर्थ समिट हुआ था 1992। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे निकल के काफ़ी संस्थाएं आई थी। 2 संस्थाएं आई थी जो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए एक प्रमुख कदम के रूप में आगे बढ़ी। तो इस तरीके से रियो समिट या रियो अर्थ समिट या अर्थ समिट या यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अर्थ समिट की अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ये इसी को ही अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो अर्थ समिट हुआ था वो एक फर्स्ट स्टेप नहीं था क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, और उससे पहले भी कई स्टेप्स लिए गए थे टू फाइट विद क्लाइमेट चेंज। एंड क्लाइमेट चेंज के जो भी इश्यूज उभर कर आ रहे थे उनको वर्ल्ड के सामने रखने के लिए, उनमें से एक था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो कि 1972 में हुआ था। तो यहाँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम अर्थ समिट से पहले भी जो रियो अर्थ समिट हुआ था, उससे पहले जो भी कॉन्फ्रेंस या ऑर्गेनाइजेशन आई थी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो कि 1972 में हुआ था, उसके बारे में जान लेते हैं कि द अर्थ समिट वाज नॉट द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू एड्रेस द एनवायरनमेंट इशू। जैसा अभी डिस्कस किया, अर्थ समिट एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसे हिंदी में बोला जाता है, पर्यावरण मुद्दों से लड़ने के लिए एक पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ही था। 1972 इसमें यूनाइटेड नेशन कन्वीन्ड अ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम। तो यूनाइटेड नेशन ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी 1972 में, और कॉन्फ्रेंस थी ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए पहला जो स्टेप लिया गया था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहा जाता है।
एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों ही इंटरचेंजेबली यूज होते हैं कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इज बेसिकली स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो कि 1972 में ऑर्गेनाइज किया गया था। द कॉन्फ्रेंस ऑफन कॉल्ड स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जैसा अभी डिस्कस किया, एंड वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू एड्रेस द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स डायरेक्टली। और ये पहला एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था अर्थ समिट से पहले। रियो अर्थ समिट जो कि 1992 हुआ था, उससे 20 साल पहले स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में। और ये पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था जो कि पर्यावरण की समस्याओं को निपटने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मुहिम चला गया था, लोगों को, वर्ल्ड को इन्फॉर्म करने के लिए कि क्लाइमेट चेंज से क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं और इससे निपटने के उपायों को हमको जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। तो इस तरीके से स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके पश्चात जो नेक्स्ट मेजर कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड विद द क्लाइमेट चेंज और उससे निपटने के लिए, उसे ब्रंटलैंड कमीशन 1983, ब्रंटलैंड कमीशन 1983 के नाम से जाना जाता है। ब्रंटलैंड कमीशन यूनाइटेड नेशन ने कन्वीन किया गया था और ये वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। तो इंटरचेंजली में इसको ब्रंटलैंड कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो ब्रंटलैंड कमीशन इज द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये बेसिकली कमीशन फोकस करता था पर्यावरण और विकास पर फोकस करता था, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे। तो ब्रंटलैंड कमीशन यूनाइटेड नेशन ने कन्वीन किया था और ये डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1983 यानी 1983। The most notable result of Brundtland Commission was the publication of its reports, Our Common Future। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो रिपोर्ट पब्लिश की थी ब्रंटलैंड कमीशन ने, जो कि 1987 में ये रिपोर्ट पब्लिश की थी, लगभग 5 साल बाद जब इसका कन्वीन किया गया था ब्रंटलैंड कमीशन को यूएन द्वारा। तो ये रिपोर्ट है अवर कॉमन फ्यूचर, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर शो किया गया था। और ये 1987 में ये रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में बेसिकली एनवायरनमेंट चेंज से निपटने के लिए और जो एनवायरनमेंट की वजह से, बेसिकली एनवायरनमेंट चेंज की वजह से जो भी ग्लोबल पर प्रभाव पड़ रहा है, उसमें इसको डिस्कस किया गया था। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट, जो कि 1987 में आई थी और इसका जो टाइटल था वो था अवर कॉमन फ्यूचर। Our common future basically stress the need for the sustainable development। Our common future जो कि रिपोर्ट थी ब्रंटलैंड कमीशन की, जो कि 1983 में कमीशन कन्वीन किया गया था और 1987 में रिपोर्ट आई थी। उसमें स्टेट किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर क्वेश्चन आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात अगर सबसे पहले आती है किस कमीशन में या किस यूएन के कॉन्फ्रेंस में इसकी बात करी थी, तो ब्रंटलैंड कमीशन था, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नीड पर स्ट्रेस दिया गया था, यानी सतत विकास जो है ना, उस पर आवश्यकता पर बल दिया गया था। और प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाइल प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इसमें ये कहा गया था कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर देंगे, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ के फ्रूट को पा सके, लेकिन एनवायरनमेंट का उस पर कोई निगेटिव इफेक्ट ना पड़े। इस तरीके से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही थी, वो ब्रंटलैंड कमीशन 1983 में जिसका गठन हुआ था और उसकी रिपोर्ट आई थी अवर कॉमन फ्यूचर 1987 में। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1972 में, जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके पश्चात ब्रंटलैंड कमीशन जो आया था 1983 में आया था। इस तरीके से जो अर्थ समिट है, रियो अर्थ समिट, जो कि रियो डी जेनेरियो जो सिटी है, जिसको ब्राजील का एक शहर है, उससे पहले दो प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन और कमीशन का यूएन द्वारा कन्वीन किया गया था, जिसमें स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की हम बात करते हैं 1972 और ब्रंटलैंड कमीशन की बात करते हैं 1983। इस तरीके से जो हमने आज जो प्रमुख हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में उन ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया। यहाँ पर जो प्रमुख ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, चाहे वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है या ब्रंटलैंड कमीशन जो है ना, ये रिपोर्ट, इनकी रिपोर्ट जो लेट द इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल ग्राउंड फॉर द अर्थ समिट, और यही बेसिकली एक बेस बनाती है अर्थ समिट के लिए। जो भी रियो में अर्थ समिट हुआ था, तो उसका जो बेस यहीं से निकल के आता है। दो कमीशन और दो कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज की गई थी। इस तरीके से दोस्तों आज के लेक्चर में हमें जो
ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, उनमें इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने डिस्कस किया। वहीं अर्थ समिट जो हुआ था, रियो अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है 1992 में, उससे पहले जो कुछ प्रमुख कॉन्फ्रेंस और कमीशन इस्टेब्लिश किए गए थे, जैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बात की 1972 में, और उसके पश्चात 1983 में ब्रंटलैंड कमीशन जो हुआ था। तो जो एक बैकग्राउंड बनाता है, बेस बनाता है अर्थ समिट के लिए, जो कि 1992 में हुआ था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अर्थ समिट के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उससे निकल के आई थी। आपके लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। पेपर नॉलेज टीम को जरूर सब्सक्राइब करें।